Welcome to Fantasy Stories. एक बहुत दूर सब्ज पहाड़ों के पार एक खामोश और खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस रियासत के गिर्द एक घना जंगल फैला हुआ था जिसे लोग चांदनी जंगल कहते थे, क्योंकि रात के वक्त उसके दरख्तों के पत्ते ऐसे चमकते थे जैसे उन पर आसमान के सितारे उतर आए हों। इस जंगल के किनारे एक शानदार महल था जहां एक नेक दिल और ज़हीन शहजादी रहती थी जिसका नाम महरुख था। महरुख सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसका दिल अपनी रियाया के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था। वो हर सुबह महल की बुलंद बालकनी से दूर तक फैले जंगल को देखती और दिल ही दिल में महसूस करती कि इस जंगल में कोई ऐसी पुरानी बात छुपी हुई है जो अभी तक दुनिया से ओझल है। महरुख को बचपन ही से जंगल से अजीब सा लगाव था। जब वो बहुत छोटी थी तो उसकी दादी अम्मा उसे रात को सोने से पहले कहानियां सुनाया करती थीं। उन कहानियों में चांदनी जंगल के दरख्तों की सरगोशियां होती थीं, परिंदों के नगमे होते थे और एक पुरस्रार धुंड का जिक्र होता था जो कभी कभी जंगल के बीचों बीच जाहिर होती और फिर देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती। दादी अम्मा कहा करती थीं कि वो आम धुंड नहीं बल्कि जहरीली धुंड है और उसके पीछे एक ऐसा राज है जिसे सिर्फ साफ दिल और बहादुर रूह वाला इंसान ही जान सकता है। महरुख जब बड़ी हुई तो उसने महसूस किया कि दादी अम्मा की कहानी महज किस्सा नहीं थी, क्योंकि नूरिस्तान के लोग वाकई उस धुंड से खौफ खाते थे। हर साल सर्दियों के आगाज पर जंगल के अंदर से सफेद और सब्ज रंग मिली धुंड उठती और आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान फैल जाती। जो भी जानवर या चरवाहा उसके करीब चला जाता वो कमजोर होकर वापस आता। कुछ लोग कई दिन तक बीमार रहते और कुछ को ऐसी अजीब बातें सुनाई देती जो किसी और को सुनाई ना देती। तब शहजादी महरूख आहिस्ता से अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में खौफ नहीं, अज़्म था। उसने कहा कि अगर ये राज हमारे लोगों को दुख दे रहा है तो इसे खोलना मेरा फर्ज है। मैं खुद चांदनी जंगल के अंदर जाऊंगी और मालूम करूंगी कि ये जहरीली धुंध आखिर है क्या। दरबार में खलबली मच गई। कुछ वजीरों ने मना किया, कुछ ने कहा कि ये काम सिपाहियों को करने दिया जाए, मगर महरूख जानती थी कि बाज रास्ते तलवार से नहीं, दिल से खुलते हैं। इसी शाम उसने सफर की तैयारी की। उसके साथ सिर्फ 3 लोग जाने वाले थे। एक बूढ़ा तबीब जिसका नाम हकीम सलीम था, जो जड़ी बूटियों का माहिर था। एक नौजवान मुहाफिज उजैर जो बचपन से महरूख के साथ पला था, और एक खामोश मगर तेज नजर लड़की अनीसा जो जंगल के रास्तों को सबसे बेहतर जानती थी। चारों ने हल्का सामान लिया और सुबह होने से पहले महल से निकल पड़ी। आसमान पर नीलाहट अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुई थी और जमीन पर शबनम की नमी फैली हुई थी। जूं जूं वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, दरख्त बुलंद और हवा ठंडी होती गई। परिंदों की आवाजें कम होने लगीं और अजीब खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि पत्तियों के किनारे स्याही माइल हो गए हैं और फूल वक्त से पहले झड़ने लगे हैं। हकीम सलीम ने झुककर मिट्टी को हाथ में लिया, फिर संजीदा लहजे में बोला, ये कोई कुदरती बीमारी नहीं, इसमें किसी जादू या पुरानी लानत की बू है। दोपहर के करीब वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दरख्त गोल दायरे में खड़े थे और बीच में एक खुश्क तालाब था। अनीसा ने धीमी आवाज में कहा कि मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि यहाँ कभी चांद का कुआं था जिसका पानी रात के वक्त चमकता था, मगर कई साल पहले ये खुश्क हो गया। इसी के बाद धुंध जाहिर होना शुरू हुई। महरूख ने खुश्क तालाब के किनारे घुटने टेक कर जमीन को छुआ। उसे यूं महसूस हुआ जैसे मिट्टी के नीचे कोई हल्की सी धड़कन जिंदा हो। रात होने लगी तो उन्होंने एक खुले मैदान में पड़ाव डाला। उजैर ने आग जलाई, मगर धुआं सीधा ऊपर उठने के बजाय अजीब जावियों में मुड़ने लगा, जैसे उसे कोई नादीदा हाथ हाँक रहा हो। फिर दूर कहीं से एक नर्म सी आवाज उभरी, जो ना पूरी तरह इंसान की थी न हवा की। महरूख ने सर उठाया। आवाज में दर्द था और पुकार भी, जैसे कोई सदियों से मदद मांग रहा हो। रात की आखिरी पहर धुंध नमूदार हुई। पहले वो बारीक लकीरों की तरह दरख्तों के दरमियान फिसली, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो गई। उसमें हल्की सब्ज चमक थी। हकीम सलीम ने फौरन एक खुशबूदार पत्ती आग में डाली ताकि जहर का असर कम हो, मगर धुंध उससे पीछे न हटी बल्कि उनके गिर्द घूमने लगी। अनीसा डरकर महरूख के करीब आ गई। उजैर ने तलवार खींच ली, मगर महरूख ने हाथ से इशारा किया कि खामोश रहो। इसी लम्हे धुंध के अंदर एक धुंधला सा चेहरा उभरा। एक जवान औरत का चेहरा जिसकी आंखों में गम की गहराई थी और माथे पर जंगल के पत्तों जैसा ताज था। वो चंद लम्हे दिखाई दी, फिर मिट गई, मगर उसके साथ एक सरगोशी सुनाई दी।
चांद के कुएं को जगाओ, वरना जंगल सो जाएगा।